हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? सारी चीजें क्लियर है? अभी तक याद है जो भी अभी तक हम लोगों ने देख लिया है? लास्ट वीडियो में क्या देखा था? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, राइट? उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देखा था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा था और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देखा था। इसके अलावा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी बताया था, राइट? तो मैंने ये भी बोला था कि इसे हम लोग थोड़ा ज्यादा डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे, तो आज हम लोग उसमें देखेंगे, पर देखने का तरीका अलग होगा। हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे हम लोग करने वाले हैं और उन क्वेश्चंस के ही दौरान मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, ठीक है? देखो, पर्सनली मुझे ये पढ़ने का, रिवाइज करने का या कॉन्सेप्ट को समझने का ना बेहतर तरीका लगता है। आप पहले क्वेश्चन को देखो, अगर क्वेश्चन बन जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन नहीं बने तो अब उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, चीजें बेहतर समझ में आएंगी, राइट? तो हम लोग यही करने वाले हैं। और एक शुभम, तुमने कमेंट किया था मेरे लास्ट वीडियो पे या किसी वीडियो पे शायद, कि मुझे चीजें थोड़ी फास्ट पढ़ानी चाहिए। तुम्हारी बातों को मैं समझ रहा हूँ, ठीक है? एकदम सही बोल रहे हो, पर देखो बात क्या है यार, कि चैप्टर की एक एक चीज को अगर समझना है ना, तो पहले हम लोग को उसे आराम से समझना हो, ठीक है? इसीलिए वीडियोस थोड़े लंबे हो जाए। मैं एक एक चीज पे ध्यान दे रहा हूँ और क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ। इन केस यू वांट इट रैपिडली, तो मैं क्या करने वाला हूँ ऐसे भी, कि जब पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा ना, तो एक समरी टाइप का एक वीडियो वन शॉट टाइप का बना दूंगा, ठीक है? जिसमें कि सारे टॉपिक्स को इमीडिएटली कवर कर दिया जाएगा, ठीक है, इन वन को। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, वो काम भी हो जाएगा। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप पहले एक बार अच्छे से सारे वीडियोज को, पूरे सीरीज को देख लो, ताकि चीजें समझ में आ जाए, ताकि उसके बाद रिवीजन भी करो ना, तो चीजें एकदम फटाफट आपके दिमाग में रिकॉल हो जाए, ठीक है? एनीवेज, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये आपका जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आप बताया था उसी से है। व्हाट इज द क्वेश्चन? दिस केमिकल इक्वेशन 2mg plus O2 gives 2mgO। ये रिएक्शन तो स्टिक्योमेट्री के क्वेश्चंस में भी करवाया है आपसे, राइट? प्लस हीट। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2mg plus O2 gives 2mgO, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट, राइट? हीट है यानी कि किस टाइप का रिएक्शन होगा? हीट प्रोडक्ट साइड मिल रहा है, यानी कि हीट रिएक्शन में रिलीज हो रहा है। तो कैसा रिएक्शन होगा? जस्ट थिंक एंड टेल मी फास्ट। एक्सोथर्मिक, एक्सो बाहर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सो दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट? एनीवेज, दिस बिलोंग्स टू विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन? इन चारों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को, किस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को ये वाला रिएक्शन बिलोंग करता है? डिकम्पोजिशन, न्यूट्रलाइजेशन, कंबशन या प्रेसिपिटेशन? आपको क्या लग रहा है देख के, क्या होना चाहिए? फटाक से सोचो और बताओ क्या होना चाहिए। दो रिएक्टेंट्स है ना, मैग्नीशियम मेटल और ऑक्सीजन गैस। प्रोडक्ट्स कितने हैं? एक। इस टाइप का रिएक्शन हुआ, कहीं कोई डीकम्पोजिशन तो नहीं सोच रहा है? नहीं भाई, यहाँ पे रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं ना, दो रिएक्टेंट्स जुड़कर एक बना रहे, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, ठीक है? अच्छा, इसमें कॉम्बिनेशन का तो ऑप्शन ही नहीं। खैर, डीकम्पोजिशन तो पक्का नहीं है, राइट? इतना तो कंफर्म हो ना, डीकम्पोजिशन में कॉम्बिनेशन का उल्टा होता था। उसमें दो प्रोडक्ट्स मिलते थे, दो या दो से ज्यादा, फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट डीकम्पोज होकर टूटकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट देता था, तो ये तो होगा नहीं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगा, एसिड बेस के बीच का रिएक्शन नहीं है। कंबशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, ठीक है? और कंबशन भी नहीं होगा, सॉरी, कंबशन होगा, ठीक है? हालांकि अगर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन रहता ऑप्शन में तो वो बेस्ट ऑप्शन होता, ठीक है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, और क्या है साथ में? ऑल्सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से बढ़ेंगे। अब जो ऑप्शन है क्वेश्चन में उसी के हिसाब से आंसर करोगे ना, राइट? कंबशन क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो रहा है, राइट? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को कंबशन ही बोलते हैं, जलने को बेसिकली कंबशन बोलते हैं। तो हीट हमें मिल रहा है ना, दिस इज अ टाइप ऑफ कंबशन रिएक्शन।
ऑलराइट, सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर इन ऑप्शंस में इन दोनों में से कोई भी होता तो वो भी उतना ही सही होता, राइट। ये रिएक्शन बहुत फेमस है, शायद मेटल नॉन मेटल्स पढ़ोगे या इस चैप्टर में आगे ऑक्सीडेशन पढ़ाऊंगा तो बुक्स में जनरली सबसे पहले इसी रिएक्शन का जिक्र होता है, मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन का। मैग्नीशियम को जलाते हैं हम लोग, मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा होगा, राइट। डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, डैजलिंग फ्लेम, राइट। वो जो फ्लेम निकलता है वो बहुत डैजलिंग होता है, बहुत ब्राइट होता है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, राइट। आगे बढ़ा जाए, चलो। So next question. Identify, this should be identify, not identity, right? So identify the type of chemical reaction in the equation AgNO3. What is that? Ag, silver nitrate, AgNO3 plus NaCl, yani AgNO3 is reacting with NaCl, common salt or sodium chloride, forming AgCl, that is silver chloride and sodium nitrate. किस टाइप का रिएक्शन है, जल्दी से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या? क्या ये एसिड और बेस के बीच का रिएक्शन है? नहीं, दोनों के दोनों सॉल्ट्स है, ये नहीं होगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है? नहीं। प्रेसिपिटेट याद है ना, डाउनवर्ड एरो से शो करते थे जब चीजें नीचे सेटल डाउन कर जाती है, जैसे बैरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता था, ठीक है। किस कलर का होता है? व्हाइट, व्हाइट फ्लेकी प्रेसिपिटेट बनता है बैरियम सल्फेट का। सिंथेसिस रिएक्शन है क्या? चीजें सिंथेसाइज हो रही हैं, देखो। सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, नए चीजों का बनना। और चौथा ऑप्शन है हमारा डीकंपोजिशन। क्या है डीकंपोजिशन रिएक्शन है? एकदम नहीं है। दो रिएक्टेंट्स और दो प्रोडक्ट्स है, डीकंपोजिशन तो है ही नहीं, तो ये भी क्या बचा? सिंथेसिस रिएक्शन। हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि दो दूसरे डिफरेंट सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है। हालांकि सिंथेसिस रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए बेस्ट यूज होता है क्योंकि उसमें चीजें कंबाइन होकर बन रही हो ना, राइट। और इस रिएक्शन को किस टाइप में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं? क्या हमें ये दिख रहा है कि सिल्वर सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है या उसके जगह पे जा रहा है, और सोडियम सिल्वर को डिस्प्लेस करके उसके जगह पे जा रहा है? किस टाइप का रिएक्शन हुआ? स्मार्ट बच्चे बोलेंगे कि दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। लेकिन जीनियस बच्चे बोलेंगे कि दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सो डबल डिस्प्लेसमेंट। श्योर, चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लो खुद से, ठीक है, और कोशिश करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन अमंगस्ट द फॉलोइंग इज, राइट। अब शायद ये ग्राफ या ये क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आ रहा, राइट। कुछ चीजें चलो जान लेते हैं अच्छे से, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करते हैं, बड़े आराम से समझ में आएगा सब कुछ। तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं, क्या क्या? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, राइट। एक्सोथर्मिक एंड द अदर वन इज एंडोथर्मिक। ये सब तो पता है, लास्ट वीडियो में कवर किया जा चुका है, राइट। एंडोथर्मिक हम लोग हीट रिएक्शन में किस में देते हैं? एंडोथर्मिक में। और हमें किस में हीट मिलता है या एनर्जी मिलती है? एक्सोथर्मिक। कुछ डिफरेंसेस भी हम लोगों ने देखे थे, क्या क्या? एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है, ये तो सबसे बेसिक वाला हो गया, कॉमन सेंस की बात हो जानी चाहिए अब तक। और इसमें हीट इज इन्वेस्टेड या हम लोग को देना पड़ता है, राइट। फिर इसमें जो चेंज इन हीट हो रहा था या चेंज इन एनर्जी लेवल होता है वो नेगेटिव होता है, जबकि इसमें चेंज इन एनर्जी लेवल एंडोथर्मिक में पॉजिटिव होता है। ये सब कैसे हो रहा है ये तो समझ में आ रहा है ना भाई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट हमें मिल रहा है, तो मैंने क्या बताया था कि बॉन्ड्स का फॉर्मेशन यानी कि बॉन्ड्स का बनना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बॉन्ड्स बनते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, एनर्जी लेवल घटता है। तो जितने से एनर्जी घट गया होगा सिस्टम का या मॉलिक्यूल्स का, वही एनर्जी रिलीज हुई होगी ना, राइट। तो एक्सोथर्मिक में सिस्टम का मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेवल घट रहा है,
तो फाइनल एनर्जी लेवल माइनस इनिशियल एनर्जी लेवल, जो चेंज है वो क्या है, नेगेटिव है, राइट। जबकि एंडोथर्मिक में हीट ऐड हो रहा है मॉलिक्यूल्स में, जनरली बॉन्ड्स का टूटना एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, राइट। तो एनर्जी लेवल हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, स्टेबिलिटी घट रही है, तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा, तो जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव आएगा, राइट। इसके बाद और क्या हो सकता है, एक्सोथर्मिक में हो सकता है कि हमें लाइट वगैरह का इमिशन देखने को मिले, राइट। टेम्परेचर जनरली राइज करेगा, एंडोथर्मिक में जनरली डिक्रीज करेगा। पर अभी जो हमें समझना है, देखो जितनी चीजें अभी तक बता चुका हूं ना, वो क्लास 10th के बोर्ड के नजरिए से मोर देन सफिशिएंट है। यू डोंट नीड टू नो लिटिल मोर और एनीथिंग एल्स, राइट। लेकिन अगर आप बोर्ड के बियॉन्ड भी देख पा रहे, ठीक है, अगर आप उससे ज्यादा भी कुछ करना चाहते हो, ठीक है, तब आपके लिए ये चीजें जरूरी है। एंड ट्रस्ट मी, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको अभी समझ में नहीं आ सकता, राइट। हर एक चीज समझ में आएगा। एंड इन फैक्ट ये चीजें आपको जो सिंपल वाली चीजें है ना, उन्हें भी समझने में हेल्प करेंगी, राइट। तो शुरू में हो सकता है कुछ डाउट्स वाउट्स रह गया हो, वो अब क्लियर हो जाए, राइट। तो अच्छे से सुनना समझना, राइट। देखो होता क्या है कि अल्टीमेटली खेल तो एनर्जी का ही, केमिस्ट्री में हर सारा खेल एनर्जी का ही है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ किनके बीच, वाई एक्सिस पर हम लोग लेते हैं एनर्जी लेवल, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, राइट। और एक्स एक्सिस पे हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, टाइम, राइट। टाइम और दूसरे पे एनर्जी लेवल, राइट। अब बात ये है कि टाइम के साथ क्या होता है, शुरू में हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट्स। अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ है मान लो, तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट तो है ही नहीं, हम जो भी है रिएक्टेंट्स है, राइट। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे समय बीतेगा, रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, तो रिएक्टेंट्स का अमाउंट घटेगा और प्रोडक्ट्स का अमाउंट बढ़ेगा। तो जब इस ग्राफ में ये बोला जाए कि हम लोग टाइम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग का कहने का मतलब होगा कि हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, क्लियर। तो अब और दूसरे लेवल पे एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेवल, राइट। यानी कि मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी लेवल है वो किस तरीके से चेंज कर रहा है। अब इसमें हमें क्या समझना है कि देखो, और हम लोग अभी एक्सोथर्मिक की बात करते हैं, ठीक है। सो नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये क्या है, राइट, ये तो कुछ नया बता दिया आपको, राइट। क्या बोल रहा हूं मैं, एक्टिवेशन एनर्जी। नाम से कुछ कुछ तो आइडिया लग रहा होगा, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेट करने वाला एनर्जी। देखो बात ऐसी है ना कि किसी भी रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। अरे ये बात समझ में, जब तक आप उतनी एनर्जी उसे सप्लाई नहीं करोगे, वो रिएक्शन होगा ही नहीं। बात आ रही है समझ में, एक बार फिर से, जो भी रिएक्टेंट्स है उनके मॉलिक्यूल्स का ना एक सर्टेन एनर्जी लेवल होना चाहिए मिनिमम, ताकि वो एटलीस्ट रिएक्ट करना शुरू करे, एटलीस्ट रिएक्शन शुरू हो जाए, ठीक है। मैं रिएक्शन शुरू करवाने की बात कर रहा हूं। अगर तुम उतनी एनर्जी नहीं देते हो, देन डजंट मैटर कि आपने कितना रिएक्टिव कंपाउंड्स लेके रखा है, वो रिएक्शन होगा ही, ठीक है। तो वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी बात कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। बात समझ में आई, क्या है एक्टिवेशन एनर्जी? दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन, ठीक है। मैं रिएक्शन के खत्म होने की बात नहीं कर रहा, स्टार्ट होने की बात कर रहा, ठीक है। and this is applicable for all types of reaction, every single reaction follows this thing, right, activation energy। जब तक उतनी एनर्जी, कभी सोचा है कोई रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, किसी में हमें हीट देना पड़ता है, किसी में हीट निकालना पड़ता है,
सबका रीजन अल्टीमेटली एक्टिवेशन एनर्जी ही है, राइट। एक्टिवेशन एनर्जी किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। जिसका कम है वो रिएक्शन जल्दी कर लेता है, लेकिन जिसका ज्यादा है हमें उसे पहले उस लेवल पर पहुंचाना पड़ता है, तब जाकर रिएक्शन शुरू होते हैं, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि जैसे ही रिएक्शन शुरू हो, राइट, हमारे पास रिएक्टेंट है। तो मान लिया जाए कि अभी रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल इतना है, किसका, रिएक्टेंट्स का इतना है। कुछ तो होगा, जीरो थोड़ा ना होगा, कुछ तो होगा, राइट। अब क्या होगा कि हमें क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचाना है, राइट। और मान लिया जाए कि एक्टिवेशन एनर्जी का लेवल ये है, दिस इज द लेवल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी EA, राइट। तो अभी तो लेवल रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल इतना है, काम करेगा क्या, नहीं करेगा। तो ये मान लिया कि मैं इसे हीट कर रहा हूं या ये आसपास से एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले रहा है, किसी भी तरीके से ये इसका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, राइट। और बढ़ता बढ़ता हो गया एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर। जैसे ही रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगा, रिएक्शन शुरू हो जाए, राइट। लेकिन रिएक्शन तो हमारा एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक क्या बताता है कि हीट रिलीज हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट्स के पास जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट्स के मुकाबले कम है, क्योंकि हीट तो बाहर निकल गया, राइट। तो क्या होगा कि अब जैसे जैसे समय के साथ रिएक्शन आगे बढ़ेगा, अब हम लोग जब प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे तो ये ना वापस से डिप करना शुरू होगा, ठीक है। और डिप करता हुआ करता हुआ करता हुआ और नीचे आएगा, ठीक है। ध्यान रहे हम लोगों ने रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल इतना लिया है, राइट। अगर ध्यान से देखो तो ये अब आपका प्रोडक्ट बन गया, राइट। समय के साथ जब शुरू किया था तो हमारे पास रिएक्टेंट्स थे, समय के साथ आगे बढ़े तो प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल देखो कितना है, और कम है ना रिएक्टेंट्स के मुकाबले। तो जब भी ऐसा ग्राफ मिले जिसमें रिएक्टेंट्स का लेवल ऊपर हो, प्रोडक्ट्स का लेवल नीचे हो, तो वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ हो, राइट। ये क्या बता रहा है कि रिएक्टेंट्स के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, उसमें से कुछ एनर्जी कम हो गई, यानी कि वो बाहर निकल गई, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, राइट। अब इसके आधार पे क्या आप एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ गेस कर सकते हो कैसा होगा। इसमें भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमें अमाउंट्स लेने पड़ेंगे। इधर आप हम ले लेंगे एनर्जी और इधर दे देना है टाइम, राइट। शुरुआत होगी रिएक्टेंट्स के साथ, तो रिएक्टेंट्स का मान लिया कि लेवल इतना है, ठीक है। और ये हमारा लेवल है, मान लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का। तो रिएक्टेंट्स का एनर्जी बढ़ना शुरू होगा, राइट। बढ़ते बढ़ते एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर पहुंचेगा, रिएक्शन शुरू। अब क्या होगा, अब ये वापस से गिरना शुरू होगा, लेकिन ये कितना भी गिरे, अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो इसमें प्रोडक्ट्स का जो एनर्जी लेवल होगा वो रिएक्टेंट्स के मुकाबले ज्यादा रह जाएगा, ठीक है। ये देखो प्रोडक्ट्स का एनर्जी लेवल, और ये है आपका रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल। बात आ रही है समझ में। क्यों, क्योंकि इस बार जो प्रोडक्ट्स का एनर्जी लेवल है वो ज्यादा है, हमने हीट ऐड किया है ना, राइट। तो इसमें प्रोडक्ट्स का एनर्जी लेवल रिएक्टेंट्स के एनर्जी लेवल से ज्यादा है। अगर आपके दिमाग में ऐसा सवाल या ऐसे डाउट्स उठ रहे हो कि हमें शुरू में हीट देना ही क्यों पड़ा, राइट। तो देख, एक्सोथर्मिक में भी एंडोथर्मिक में तो चलो समझ में आता है, वो एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में हमें क्यों हीट देना पड़ा, तो भैया बात ऐसा है कि रिएक्शन अब कोई भी हो, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, जब तक एक्टिवेशन एनर्जी रीच नहीं करेगा रिएक्शन विल सिंपली नॉट स्टार्ट, राइट। अरे रिएक्शन होने के लिए कम से कम पहले स्टार्ट तो करना पड़ेगा, और जब तक आप एक्टिवेशन एनर्जी नहीं दोगे वो स्टार्ट ही नहीं होगा, राइट। लेकिन एक बार एक्टिवेशन एनर्जी पहुंच गया, अब रिएक्शन शुरू हो गया, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है या ओवरऑल एनर्जी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसके आधार पे तय हो जाएगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक। बताया था ना कि बॉन्ड्स टूटने पे एनर्जी रिलीज होती है, सॉरी एनर्जी यूज होती है, कंज्यूम होती है, और बॉन्ड्स बनने पे एनर्जी रिलीज होती है। तो
इसका जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो ज्यादा है, इसके आधार पे रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। तो सबसे पहला काम है एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचना, तो ये लेवल है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का, ये रिएक्टेंट का लेवल है। लेकिन अल्टीमेटली प्रोडक्ट का जो लेवल है वो रिएक्टेंट से कम है ना। आपने पहले में बढ़ाया एनर्जी को, आपने हीट दिया, ठीक है, लेकिन ओवरऑल उससे कहीं ज्यादा हीट आपको मिल भी तो गया, ये भी तो सोचो, राइट। मान लिया जाए कि आपने 10 जूल एनर्जी दी, राइट, लेकिन प्रोडक्ट बनते बनते आपको वापस से 12 जूल एनर्जी मिल गया, तो भैया नेट 2 जूल का तो अभी भी आप प्रॉफिट में ही हो, नेट तो 2 जूल हीट मिला ही ना, राइट। तो रिएक्शन कैसा हुआ, एक्सोथर्मिक। इसमें क्या हुआ, इसमें पहले एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचा, फिर घटना शुरू हुआ। मान लिया कि 10 जूल दिया था रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म, लेकिन 10 जूल से मुझे वापस 6 ही जूल मिला, राइट। तो नेट तो मेरा 4 जूल यूज हो गया, राइट। तो ओवरऑल हम लोग क्या बोलेंगे कि रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। गॉट द पॉइंट। तो ओवरऑल हीट का जो अमाउंट है उसका गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है ओवरऑल, इसके आधार पे तय होगा कि रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब हर बार सेम रहेगा। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, अगर रिएक्शन शुरू हो जाए एक बार, फिर हम लोग देखेंगे एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। शुरू ही नहीं होगा तो क्या करोगे, राइट। अगर शुरू हो जाए तब तो फिर कुछ बोले, राइट। तो शुरू होना जरूरी है, और उसके लिए क्या जरूरी है, एक्टिवेशन एनर्जी। आपने एक टर्म शायद बहुत बार सुना होगा, शायद, कैटलिस्ट। सुना है कभी कैटलिस्ट? कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी रिएक्शन के रेट को चेंज कर देते हैं, यानी कि उसका स्पीड बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। जो रिएक्शन लेट्स से आधे घंटे में होगा नॉर्मली, अगर मैं कैटलिस्ट यूज करूं, वो हो सकता है कि और जल्दी हो जाए, 15 मिनट में हो जाए, 10 मिनट में हो जाए, राइट। कैटलिस्ट आर ऑल्सो वेरी वेरी स्पेसिफिक, मतलब एक रिएक्शन का एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट होगा, वो सेम कैटलिस्ट किसी दूसरे रिएक्शन में एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक। देन कोई एग्जांपल बता सकते हो कैटलिस्ट का? बहुत सारे होते हैं, हर रिएक्शन का अपना होता है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जो कि आप सबको पता है, थिंक एंड टेल मी। एंजाइम्स। एंजाइम्स तो पता है ना, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में। सलाइवा में क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, उनका एक ही काम है रिएक्शन के, यानी कि जो प्रोसेस है उसके स्पीड को बढ़ा देना, ठीक है। तो कैटलिस्ट का यही काम है। और कैटलिस्ट ये काम कैसे करता है पता है, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, ठीक है, डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी। अगर कभी आपसे सवाल पूछा जाए कि कैटलिस्ट ऐसा क्या कर रहा है कि रिएक्शन का स्पीड फास्ट हो जा रहा है, ऐसे भी कैटलिस्ट होते हैं जो कि रिएक्शन के स्पीड को घटाते हैं, ठीक है, बट जनरली कैटलिस्ट का काम हम लोग जो यूज में लेते हैं वो स्पीड बढ़ाने के लिए होता है, बहुत रेयरली हम लोग स्पीड घटाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। पर ध्यान रहे कैटलिस्ट का काम दोनों है। एक बात और ध्यान रहे कि कैटलिस्ट्स आर अनयूज्ड इन द रिएक्शन, दे देमसेल्व्स डू नॉट पार्टिसिपेट, ये भी बहुत जरूरी है। उसका डेफिनेशन, अगर कैटलिस्ट का डेफिनेशन जब भी बोलोगे तुम ये मेंशन करोगे कि कैटलिस्ट आर सब्सटेंसेस व्हिच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड दे देमसेल्व्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। तो यार जब पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है तो फिर हम लोग दे क्यों रहे हैं, यूज क्यों कर रहे हैं? भैया बात ऐसी है कि पार्टिसिपेट तो कर रहा है, लेकिन होता ऐसा है ना कि आपने जितना कैटलिस्ट दिया होता है रिएक्टेंट साइड में, ठीक उतना ही कैटलिस्ट आपको वापस भी मिल जाता है। वो रिएक्शन के बीच में उसने क्या किया, पार्टिसिपेट किया नहीं किया, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने शुरू में इतना कैटलिस्ट डाला था, मुझे ठीक उतना ही कैटलिस्ट वो सब्सटेंस वापस मिल गया, तो ओवरऑल मुझे क्या दिखेगा कि ये तो यूज ही नहीं हुआ, पार्टिसिपेट ही नहीं किया, राइट, लेकिन रिएक्शन के रेट को चेंज कर दिया, ठीक है। तो ओवरऑल कैटलिस्ट का पार्टिसिपेशन नहीं होता, राइट, बट ऑब्वियसली कुछ तो चेंज लाता ही होगा, तभी तो रिएक्शन को अफेक्ट कर पा रहे। लेकिन ओवरऑल बिफोर एंड आफ्टर जितने कैटलिस्ट मैंने इन्वेस्ट किया था मुझे वापस मिल गया। सो हम लोग बोल रहे हैं कि उसका रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं। डन। कैटलिस्ट अपना काम कैसे कर रहा है,
एक्टिवेशन एनर्जी का लेवल को ही घटा दे रहे हैं। मान लिया जाए ये 10 जूल का लेवल था, उसने घटा के कर दिया लेट्स से 8 जूल, तो अब तुम जितना समय लग रहा था 10 जूल तक एनर्जी लेवल पहुंचाने में, अब आपको 10 जूल तक नहीं पहुंचाना है, अब आपको 8 ही जूल पहुंचाना है, तो काम जल्दी हो जाएगा ना, राइट। तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा और रिएक्शन का स्पीड फास्ट हो जाएगा, कम समय में या कम ही एनर्जी में ज्यादा प्रोडक्ट्स बन पाएंगे और जल्दी बन पाएंगे। बात समझ में आई? कैटलिस्ट कैसे काम कर रहे हैं? कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल को घटा दे रहे हैं जिससे कि रिएक्शन फास्ट हो जाए। ऑलराइट, तो आई होप कि इतनी बातें क्लियर होंगी। अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो जो बची कुछ चीजें हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो करें, इफ यू रियली विश, या आई वुड सजेस्ट कि आप ये नोट डाउन कर लो एक बार, जब लिखोगे ना तो वो चीज दिमाग में छप जाएगी, राइट, दैट वुड बी वे बेटर। तो वीडियो पॉज करो, राइट, और इन चीजों को आप नोट डाउन करो, राइट। हो सके तो कुछ पॉइंट्स जो कि आपके दिमाग में बने हो उसे भी वहां पे मेंशन कर लो, राइट, ताकि जब दोबारा कभी पलटे उन पन्नों को, सारा लेक्चर ना रिवाइंड हो जाए दिमाग, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि इनमें से कौन सा ग्राफ है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। अब अगर बातें समझ में आ गई तो तुम देखते ही बता दोगे कौन सा होगा। फर्स्ट होगा क्या, एक्सोथर्मिक, यानी कि एनर्जी लेवल घट रहा है, हमें एनर्जी मिल रही है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स प्लस एनर्जी दे रहे हैं, तो एनर्जी लेवल घटा होगा ना ओवरऑल, प्रोडक्ट्स का एनर्जी लेवल कम होगा रिएक्टेंट्स के मुकाबले। तो इनमें से कौन सा लग रहा है? पहले वाले में देखो प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल कम है, रिएक्टेंट का ज्यादा है, दूसरे में प्रोडक्ट का ज्यादा है, रिएक्टेंट का कम, राइट, तो ये तो होगा नहीं। तीसरे में दोनों बराबर है, यानी इसमें नो हीट गेन एंड नो लॉस, ये ना ही एक्सोथर्मिक होगा ना ही एंडोथर्मिक होगा। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग आइसोथर्मिक बोल सकते हैं, राइट। क्या बोल सकते हैं? आइसोथर्मिक। ये हमारा हो गया एंडोथर्मिक, और ये हमारा हो गया जो हम खोजने की कोशिश कर रहे थे, एक्सोथर्मिक। कैसे, ये तो क्लियर हो ही गया होगा देखते ही, राइट। सो ऑप्शंस की माने तो जो सही जवाब है ओनली वन, राइट, रेस्ट टू आर इधर एंडोथर्मिक और आइसोथर्मिक, नॉट एक्सोथर्मिक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं जल्दी से, चलो। अगेन वेरी इजी वन। क्या होगा इसका आंसर? फटाक से गेस मारो। Which point of the following reaction coordinate diagram represents activation energy? इनमें से जो ABCD से इंडिकेट कर दिया गया है, इनमें से कौन सा एक्टिवेशन एनर्जी को इंडिकेट करता है? हमें इस ग्राफ में क्या क्या चीजें समझ में आ रही है? ये जो लेवल है ये किसका लेवल है? ये टाइम को डिनोट करता है ना, एक्स एक्सिस, रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है। तो शुरू में हमारे पास क्या होगा? रिएक्टेंट, तो ये लेवल होगा रिएक्टेंट्स का, राइट। और फाइनली हमें क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट, तो ये लेवल होगा प्रोडक्ट का, राइट। और ये जो हायर लेवल है ये किसका लेवल होता है? एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। तो अब मान लिया जाए कि रिएक्टेंट्स का पहले से खुद का एनर्जी लेवल लेट्स से 10 जूल्स था, उसे बढ़ा के हम लोगों ने मान लिया कि किया 15 जूल्स, राइट। और घटते घटते हो गया प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल लेट्स से 2 जूल। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रही है बात? रिएक्टेंट का जो एनर्जी लेवल था वो 10 जूल्स था, राइट। ये हम अपने मन से ज्यूम कर रहे, राइट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वैसे जब भी हम लोग इन एनर्जीज को डिनोट करते हैं ना, हम लोग जूल पर मोल की बात करते हैं, जूल पर मोल, यानी एक मोल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल कितना है, राइट। तो लेट्स से 10 जूल पर मोल था, बढ़ाकर हम लोगों ने कितना कर दिया? 15 जूल पर मोल, और प्रोडक्ट का फाइनली कितना मिला? 2 जूल पर मोल,
तो भाई 10 जूल पर मोल तो पहले से था, बढ़ाकर आपने किया 15 जूल पर मोल, तो आपने तो 5 जूल ही दिया ना एनर्जी, राइट? तो आपको क्या लगता है ये 15 जूल उसका एक्टिवेशन एनर्जी है या 5 जूल पर मोल? 15 या 5? 5, राइट? क्योंकि आपने तो अभी 5 जूल ही इन्वेस्ट किया, 10 तो पहले से ही था यार, राइट? कुछ ना कुछ तो पहले से होगा, ये जीरो तो होगा नहीं। तो ये जो 5 जूल की ये जो डिफरेंस है एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्टेंस के लेवल का, असली में तो आप उतनी ही एनर्जी दे रहे हो, राइट? तो इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी को कौन सा डिनोट करेगा? पॉइंट ए, पॉइंट ए तो कर नहीं रहा है, वो तो रिएक्टेंट का लेवल है। पॉइंट बी, वेयर इज हियर इज बी, ये देखो प्रोडक्ट का लेवल है, ये भी नहीं। पॉइंट सी, रेड डैश्ड लाइन, इसकी बात कर रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक। तो ये रिएक्टेंट और जो टॉप मैक्सिमम एनर्जी लेवल था उसके बीच का डिफरेंस का बात कर रहे हैं, यानी कि 5 जूल का बात कर रहे हैं। सही है, सही लग रहा है, यही तो है। मैंने तो यही दिया ना 5 जूल पर मोल, तब जाके एनर्जी लेवल इतना पहुंचा और रिएक्शन शुरू हो गया होगा, राइट? सो दिस शुड बी योर आंसर। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है डी, ग्रीन लाइन। नहीं, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के के बीच का डिफरेंस है एनर्जी लेवल का। तो ये क्या है, जो डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उतनी एनर्जी है जितनी जितना नेट हमें मिलेगा, राइट? सो दिस इज एनर्जी रिलीज या एनर्जी चेंज बोल सकते हो, ठीक है? क्योंकि पहले से 10 जूल था, बढ़ा के हम लोगों ने 15 किया और घट के 2 हो गया, राइट? तो ये नेट तो 8 ही जूल पर मोल रिलीज हुआ ना, राइट? 10 जूल पहले था, फाइनली 2 जूल है, बीच का 8 जूल रिलीज हो गया होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है, प्रोडक्ट का लेवल नीचे है रिएक्टेंट से, राइट? तो ये एनर्जी रिलीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को सी, ये जो डैश लाइन है रेड वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप थिंग्स आर क्लियर, वेरी वेरी क्लियर, राइट? आगे बढ़ते हैं। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन है, इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कितना है? जल्दी से कौन सा होगा, खुद सोचो। ऑप्शंस आर माइनस, ऑप्शंस आर 40, -80, 80, 240 और -240। देखो यहां से शुरू हो रहा है, तो ये रिएक्टेंट का लेवल होगा, ये हमारा मैक्सिमम यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी का लेवल हुआ, ये प्रोडक्ट का हुआ, ठीक है? तो ये लेवल है हमारा 240 का, राइट? तो 240 इज द एक्टिवेशन एनर्जी लेवल, लेकिन रिएक्टेंट का पहले से लेवल कितना है? 160। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो चेंज है, जो डिफरेंस है, वो तो 80 जूल का ही है। 160 जूल पर मोल तो पहले से ही, आपको उसको पहुंचाना था 240 तक, तो आपको तो 80 जूल पर मोल ही देना पड़ा। तो जितनी एनर्जी आपको देनी पड़े मिनिमम, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? तो और 80 जूल देना पड़ रहा है ना, आपको मिल तो नहीं रहा है वापस, तो आप एंडोथर्मिक प्रोसेस कर रहे हो। ओवरऑल ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, क्योंकि फाइनली प्रोडक्ट का लेवल कम है। लेकिन अगर मैं सिर्फ यहां तक की बात करूं, मतलब अभी एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचाने की बात करूं बस, तो अभी तो मैं एनर्जी दे ही रहा हूं ना। ये अलग बात है कि बाद में मुझे कहीं ज्यादा एनर्जी मिल जा रही है, तो ओवरऑल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, बट फिलहाल तो मैं एनर्जी दे रहा हूं। और कितनी एनर्जी दे रहा हूं? 80 जूल्स। तो कौन सा होगा, +80 या -80? एनर्जी ऐड कर रहे हैं सिस्टम में, तो चेंज पॉजिटिव होगा, राइट? सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है? चलो नेक्स्ट। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज, फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब रिएक्शन जो आप प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है? बैकवर्ड का मतलब होता है जब प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनने लगे। तो यहाँ पे जो नॉर्मल फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी बात हो रही है। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन, दैट्स ऑल। क्या है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, आइसोथर्मिक या सब कुछ? एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक ओनली, क्या है? ये रिएक्टेंट का लेवल है और ये प्रोडक्ट का लेवल है, राइट? ज्यादा कौन है? रिएक्टेंट्स। तो ओवरऑल एनर्जी लेवल में कमी आई है या बढ़ गया? ओवरऑल डिक्रीज हुआ है। किस टाइप का रिएक्शन हुआ? एक्सोथर्मिक, ठीक है? एनी डाउट?
ओवरऑल एनर्जी लेवल में कमी आई ना, तो जितने से कमी आई वो एनर्जी बाहर निकल गई होगी, तो हीट रिलीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक के लिए ये वाला लेवल ऊपर होना चाहिए था रिएक्टेंट से, आइसोथर्मिक के लिए दोनों बराबर होने चाहिए थे। ये सब तो अब कॉमन सेंस की बात लग रही होगी, लगनी ही चाहिए, राइट। ओके नेक्स्ट। In exothermic reactions, the final energy content of product is, exothermic reactions में product का final energy क्या होता है? First option is lower than energy contents of the reactants. सही बात है, exothermic reaction है तो heat रिलीज होगा, यानी कि पहले जितना था उससे कम हो गया होगा सिस्टम में, तो प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल रिएक्टेंट से कम ही होगा, यही तो है, सही लग रहा है, राइट। सेकंड ऑप्शन इज हाइयर, हाइयर तो होगा नहीं, ये तो एंडोथर्मिक का है, तो ये गया। नॉट डिपेंड ऑन द एनर्जी कॉन्टेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के एनर्जी कॉन्टेंट पर डिपेंड ही नहीं करता है। कैसे डिपेंड नहीं करता है? रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल ज्यादा होगा ना, ठीक है, तो ये भी गलत और ये तो ऑब्वियसली गलत। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल से कम होगा, एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, रिएक्टेंट का कम होगा, एज सिंपल एज दैट। लेट्स सी नेक्स्ट वन। आई होप कि चीजें बड़े आराम से क्लियर हो रही होंगी, बहुत कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, ये बहुत सिंपल सी बात है। Which one of the following, which one of these is an incorrect statement about an exothermic reaction? इस बार exothermic के बारे में जो incorrect है, first one is it forms a compound which gives out heat while being formed. ये बोल रहा है कि एक ऐसा कंपाउंड बनाएगा जो कि हीट रिलीज करेगा, gives out heat, हीट देगा बाहर, while being formed, बनते समय, प्रोडक्ट बनते समय, कंपाउंड बनते समय हीट देगा, सही बात है। लेकिन ये तो एक्सोथर्मिक के लिए सही बात है ना, इसमें तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, राइट, तो ये नहीं होगा भाई साहब। इट कंटेन्स प्रोडक्ट्स दैट आर वेरी स्टेबल, एनर्जी लेवल घट रहा है ना एक्सोथर्मिक में, तो स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। एनर्जी लेवल घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी लेवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, राइट। तो ये भी एक्सोथर्मिक के लिए सही है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए गलत है, राइट। इट रिजल्ट्स इन ओवरऑल एंथैल्पी चेंज जीरो। हाँ, ये एंथैल्पी क्या होता है भाई? अब एंथैल्पी तो अभी नहीं बता सकता, ठीक है, ये कभी 11th की केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह किसी वीडियो में बताऊंगा, उसमें समझाऊंगा। फिलहाल अभी आपके लेवल के लिए एंथैल्पी का मतलब आप एनर्जी समझ सकते, ठीक है, जो एनर्जी है वही एंथैल्पी है, एक्चुअली है नहीं, पर फिलहाल के लिए मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे हम लोग बोल रहे थे ना, एनर्जी चेंज नेगेटिव होता है एक्सोथर्मिक में, पॉजिटिव होता है एंडोथर्मिक में, तो बेटर है कि हम लोग एंथैल्पी टर्म यूज करें, राइट। तो फिलहाल के लिए आप एंथैल्पी को एनर्जी से ही रिलेट करके समझो, नो प्रॉब्लम। तो इट इज रिजल्ट्स इन ओवरऑल एंथैल्पी चेंज जीरो। क्या एंथैल्पी का चेंज जीरो होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में? ऑब्वियसली नहीं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी जीरो नहीं होगा, एंडोथर्मिक में पॉजिटिव होगा और एक्सोथर्मिक में नेगेटिव होगा। जीरो तो आइसोथर्मिक रिएक्शन में होगा, जिसमें नो हीट गेन एंड नो लॉस, राइट। जितना एनर्जी लेवल रिएक्टेंट्स का था उतना ही प्रोडक्ट्स का होगा। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ आइसोथर्मिक रिएक्शंस में पॉसिबल है, ना ही एक्सोथर्मिक में और ना ही एंडोथर्मिक में, राइट। तो ये एक्सोथर्मिक के लिए गलत है, तो एज अ होल इस क्वेश्चन के लिए ये सही ऑप्शन है हमारा, राइट। इट गिव्स ओवरऑल नेगेटिव एंथैल्पी। नेगेटिव एंथैल्पी तो एक्सोथर्मिक का ही कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये तो उसके लिए सही है, तो ये गलत ऑप्शन। सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आई एम क्लियर। So the last one, consider the following graph. The nature of reaction represented in the above mentioned graph is endothermic, exothermic, both endothermic and exothermic reactions, and none of these. क्या है? खुद सोचो। ये है हमारे reactants, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस। ये है हमारा प्रोडक्ट, हाइड्रोजन आयोडाइड, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी का लेवल है, राइट। प्रोडक्ट का लेवल रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल से नीचे है, कम है, इस टाइप का रिएक्शन हुआ। अब ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये बस मैं बता दे रहा हूँ, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज 100% एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
अभी तक की चीजें अभी तक क्लियर हो गई हो तो ये रिएक्शन, ये क्वेश्चन अपने आप समझ में आ गया होगा आप, ठीक है। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनी फर्दर। सो आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई हो। अगर अगर अभी भी क्लियर नहीं हुई है then please watch the video again, right? And फिर भी कुछ रह गया हो तो do not hesitate या do not be tensed about it, simply comment में डालो, हम लोग revert back करेंगे, ठीक है। और शुभम रिकैप वीडियो बन जाएगा, ठीक है, आप उसे देख लेना, बट उसके पहले स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप सारे वीडियोस को कम से कम एक बार प्रॉपरली देख लो, ताकि चीजें जब रिकैप करोगे तो आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। अभी रिवीजन का जब समय है तब उसको देखना, फिलहाल आप अच्छे से देख लो, राइट। तो थैंक यू सो मच, यू पेड अस अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। योर देसी गुरु जी में बार बार आते रहिए, ठीक है, और चीजें क्लियर करते रहिए, ठीक है। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।